how are you all? Welcome back to my channel. My name is नवनीत कौर एंड जैसा कि आपको पता है कि हमारी 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ सीरीज़ चल रही है फॉर NTA UGC नेट एग्ज़ाम 2020 पेपर 2 कॉमर्स के लिए एंड आज की वीडियो इस सीरीज़ का पार्ट 2 है, ठीक है। सो ये गाइस ये जो जितने भी MCQs हैं यहाँ पर सारे MCQs आपके बेस्ड होंगे टोटली ऑन एक्चुअल पेपर पैटर्न। मींस जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो ये MCQ सीरीज़ मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सो दैट आप अपने एग्ज़ाम से पहले ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें अच्छे से एंड आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो एंड आप एग्ज़ाम रेडी हो जाए। फाइन गाइस, सो ये सारे क्वेश्चंस मैंने खुद फ्रेम किए हैं विच आर टोटली बेस्ड ऑन एक्चुअल पेपर पैटर्न। सो इससे क्या होगा, जब एग्जैक्टली पेपर पैटर्न बेस्ड जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी हो जाएगी, राइट। सो गाइज इस सीरीज़ में मैं और भी वीडियोस अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले, सो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एज वेल एज बेल आइकन को हिट ज़रूर कर लेना। एंड अगर आपको मेरी सीरीज़ ये पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, यूज़फुल लग रही है, देन इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। फाइन गाइज, सो पार्ट 1 में हमने फर्स्ट 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, पार्ट 2 में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैश मैनेजमेंट मॉडल। सो गाइज ये वाला क्वेश्चन जो है आपकी बिजनेस फाइनेंस यूनिट से है एंड इसमें पूछा जा रहा है कि आपको इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा कैश मैनेजमेंट मॉडल नहीं है। फाइन, फर्स्ट इज विलियम जे बॉमर्स मॉडल, सेकेंड वॉल्टर्स मॉडल, थर्ड ऑपरेटिंग साइकिल मॉडल एंड फोर्थ इज मिलर एंड ऑर मॉडल। सो गाइज यहाँ पर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 दैट इज वॉल्टर्स मॉडल, बिकॉज वॉल्टर्स मॉडल जो है वो एक डिविडेंड थ्योरी के अंदर मॉडल यूज होता है। रेस्ट 3 आर टोटली कैश मैनेजमेंट मॉडल्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 है। फाइन, सो गाइज इन क्वेश्चंस को आप पहले खुद सॉल्व करने की ट्राई करना, जैसे कि बिल्कुल एग्जाम में आप बैठे हो बिल्कुल वैसे ही जैसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, पहले खुद से ट्राई करना, उसके बाद आप यहाँ पर सोल्यूशन फाइंड आउट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज असर्शन एंड द अदर इज रीजन। सो गाइस पेपर में भी आपको इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट्स गिवन होगी असर्शन एंड रीजन की फॉर्म में। असर्शन एक स्टेटमेंट दे दी जाती है एंड उसके नीचे उसका रीज़न दिया जाता है। आपको बताना होता है कि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है या नहीं, अगर ट्रू होती हैं तो रीज़न असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। फाइन, सो देखते हैं यहाँ पर क्या गिवन है। असर्शन इज बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नॉन एज अप्लाइड इकोनॉमिक्स, ठीक है, एंड रीजन इज business economics is all about providing practical solutions to the internal issues of a firm which may arise while taking decisions related to various economic variables like price, cost, demand, supply, etc. So आपने दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ ली एंड आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। सो गाइज देखो ये जो क्वेश्चन है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट से है, ठीक है, एंड यहाँ पर आपको बोला गया है कि असर्शन कह रहे हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स को अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। रीज़न क्या दे रहे हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देखते हैं उन प्रॉब्लम्स का जब किसी फर्म को इकोनॉमिक वेरिएबल से रिलेटेड जब डिसीजंस लेने होते हैं तब उन्हें जो प्रॉब्लम अराइज होती है बिजनेस इकोनॉमिक्स उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन प्रोवाइड करवाता है। मींस बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फाइंड आउट करवाता है, तो इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स को अप्लाइड इकोनॉमिक्स कहते हैं। सो ये बिल्कुल ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है एज वेल एज रीज़न भी ट्रू है एंड रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, इसलिए द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर 1 दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फाइन, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट RTI एक्ट आर इनकरेक्ट। सो गाइज ये क्वेश्चन आपका लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस यूनिट से है, ठीक है, यूनिट 9 जो है, एंड ये क्वेश्चन आपका पर्टिकुलरली RTI एक्ट के ऊपर से पूछा गया है, ठीक है। तो RTI एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल स्किप नहीं करना। तो यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट्स गिवन है रिलेटेड टू RTI एक्ट एंड आपको बताना है कि इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट इज RTI Act was enacted in the year 2005. Second, this act is applicable to all public authorities as well as all the private institutions situated in India. Third, if the information sought for concerns the life and liberty of person, then the same shall be provided within 30 days of the receipt of the request. And last, the act provides for 2-level forum for making appeal. So आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। सो देखो गाइस, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है कि RTI एक्ट जो है वो 2005 में इनैक्ट हुआ था, सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है।
सेकेंड, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल पब्लिक अथॉरिटीज़ एज वेल एज ऑल द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। सो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज आरटीआई एक्ट जो है वो सभी पब्लिक अथॉरिटीज़ के ऊपर तो अप्लाई होता है, बट सभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे एप्लीकेबल नहीं होता। सिर्फ वही प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इस एक्ट के अंडर कवर होते हैं जो जिन्हें गवर्नमेंट फाइनेंस करती है, ठीक है। जैसे कि सपोज प्राइवेट कॉलेज है, वो प्राइवेट कॉलेज अगर एडेड कॉलेज है, मीन्स गवर्नमेंट फाइनेंस प्रोवाइड करती है उस कॉलेज को, तो वो कॉलेज इस एक्ट के अंडर कवर होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, सभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कवर नहीं होते, सिर्फ वही कवर होते हैं जो जिन्हें गवर्नमेंट फाइनेंस करवाती है, इसीलिए दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। थर्ड इज, इफ द इंफॉर्मेशन सॉट फॉर कंसर्न्स द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ अ पर्सन। अगर इंफॉर्मेशन इस एक्ट के अंडर मांगी जा रही है एंड वो किसी पर्सन की लाइफ से रिलेटेड है, तो वो इन्फॉर्मेशन 30 डेज़ के अंदर अंदर प्रोवाइड करवा देनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बिकॉज यहाँ पर टाइम लिमिट जो है वो 30 डेज़ नहीं है बल्कि 48 आवर्स है, कि जब किसी पर्सन की लाइफ की बात हो, उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है इस एक्ट के अंडर, तो वो इन्फॉर्मेशन 48 आवर्स के अंदर अंदर प्रोवाइड करवानी चाहिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट। लास्ट इज, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर 2 लेवल फॉरम फॉर मेकिंग अपील। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, बिकॉज यहाँ पर 2 लेवल है अपील्स करने के लिए। फर्स्ट एपिलेट ऑफिसर को अपील करते हैं एंड सेकंड जो है वो इन्फॉर्मेशन कमीशंस को अपील करी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, बी एंड सी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1 हियर। फाइन। क्वेश्चन नंबर 14, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। सो यहाँ पर पेपर में भी आपको मैचिंग क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। लिस्ट 1 आपको गिवन होगा एंड लिस्ट 2 के साथ आपको मैच करना होगा। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको लिस्ट 1 में गिवन है टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड लिस्ट 2 में उनका मीनिंग गिवन है, आपको ऑडिट रिपोर्ट के करेक्ट मीनिंग के साथ मैच करना है। फाइन। सो यहाँ पर आपको ऑप्शंस इस तरह से गिवन होंगे एंड आपको देखना है कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। सो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरिम रिपोर्ट। तो देखो, इंटरिम रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट होती है, विच इज़ इशूड इन द मिडल ऑफ द ईयर ऑन सर्टेन स्पेशल इशूज़, ठीक है। तो इंटरिम रिपोर्ट जो होती है वो साल के बिल्कुल मिडल में इशू की जाती है बाय द ऑडिटर। सेकंड इज क्वालिफाइड रिपोर्ट। क्वालिफाइड रिपोर्ट तब ऑडिटर इशू करता है जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी इरेगुलरिटीज़ हैं, डिस्क्रिपेंसीज हैं या कोई फ्रॉड है, तब ये रिपोर्ट इशू की जाती है, ठीक है। फाइनल रिपोर्ट कब इशू की जाती है, बिल्कुल जब लास्ट में बिजनेस ईयर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करने के बाद जो रिपोर्ट ऑडिटर इशू करता है उसे हम फाइनल रिपोर्ट कहते हैं। सो थर्ड मैचेस विद डी। एंड क्लीन रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जब ऑडिटर इशू तब करता है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी फ्रॉड नहीं है, कोई भी मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर है। तो क्लीन रिपोर्ट मैचेस विद ए। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2 हियर। फाइन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। सो पेपर में भी आपको इस तरह से ही स्टेटमेंट्स गिवन होंगी एंड आपको फिर करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना होगा यहाँ से कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है एंड कौन सी इनकरेक्ट। फाइन। सो यहाँ पर देखते हैं। स्टेटमेंट 1 इज, एस्टिमेटेड कॉस्ट इज असरटेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज पास्ट फिगर्स। स्टेटमेंट 2, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज असरटेन्ड ऑन अ साइंटिफिक बेसिस आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट अ सर्टेन लेवल ऑफ एफिशिएंसी। तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है एंड कौन सी इनकरेक्ट। सो स्टेटमेंट 1 कह रही है कि एस्टिमेटेड कॉस्ट जो होती है वो एवरेज पास्ट फिगर्स के ऊपर बेस्ड होती है। एवरेज पास्ट फिगर्स को देखकर ये कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बिकॉज एस्टिमेटेड कॉस्ट बिल्कुल पास्ट में जो कॉस्ट रही है उसके बेसिस पे ही हम एस्टिमेट करते हैं कि फ्यूचर में कॉस्ट क्या होगी, ठीक है। जबकि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज असरटेन्ड ऑन अ साइंटिफिक बेसिस आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट अ सर्टेन लेवल ऑफ एफिशिएंसी। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो साइंटिफिकली असरटेन की जाती है काफ़ी सारी चीज़ों को देखकर एंड एक सर्टेन लेवल ऑफ एफिशिएंसी को देखकर कि एक नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल कंडीशंस में नॉर्मल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट साइंटिफिक बेसिस पे असरटेन की जाती है एंड इसके बेसिस पे ही फिर कंपैरिजन किया जाता है एक्चुअल कॉस्ट को। तो ये एक तरह से कॉस्ट कंट्रोल करने का तरीका है, ठीक है। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फाइन। सो गाइज ये वाला जो क्वेश्चन था ये आपका यूनिट 2 से है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग यूनिट से, एंड ये टॉपिक जो है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर टॉपिक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 16। कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर क्रिएटेड विदाउट अ प्रपोजल एंड इट्स एक्सेप्टेंस आर
कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये वही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टॉपिक से एक क्वेश्चन है, यूनिट 9 से, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पूछा हुआ है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जिन्हें बिना प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस के क्रिएट किया जाए वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सो गाइज यहाँ पर देखो, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहाँ पर स्पेसिफिकली प्रपोजल या फिर एक्सेप्टेंस नहीं दिया जाता, वो इम्प्लिसिटली ही क्रिएट हो जाते हैं। जैसे कि सपोज आपको कोई गुड्स मिले, ठीक है, वो किसी और के गुड्स थे, उसका ऑनर कोई और है, एंड आपको वो गुड्स मिल गए। तो जब आपको वो गुड्स मिल गए तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि वो गुड्स आप उसके ऑनर को रिटर्न करके आओ। तो ये उस ऑनर के एंड आपके बीच में इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है कि जब आपको उस ऑनर के गुड्स मिलें तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको रिटर्न करो, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, यहाँ पर कोई प्रपोजल नहीं था, कोई एक्सेप्टेंस नहीं था, सिंपली ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट था जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया जाता है, ठीक है। तो ये बाय लॉ बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम क्या कहते हैं? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जो किसी कंडीशन के ऊपर बेस्ड होते हैं कि अगर वो कंडीशन होगी तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होगा, अदरवाइज नहीं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जो लॉ के अंडर एनफोर्स नहीं किए जा सकते, मीन्स अब जो भी कंडीशन थी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, अब उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर सकते, तो वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं रहता। एंड लास्ट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर एक पार्टी के पास राइट होता है कि या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे या फिर उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को मान ले, तो वो होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। फाइन। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 2, दैट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो गाइस, पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे दी जाएंगे ना, आपको बताना होगा उनमें से करेक्ट कौन सी है या फिर इनकरेक्ट कौन सी है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्टेटमेंट्स करेक्ट कौन सी हैं। सो देखो यहाँ पर कौन कौन सी स्टेटमेंट्स गिवन है। फर्स्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ऑरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। सेकेंड, इन अ skewed distribution the values of mean, median and mode are equal. Third, median can be located graphically with the help of histogram. And fourth is correlation coefficient is the geometric mean of the regression coefficients. So guys, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन जो है आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स यूनिट से है, ठीक है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी सारे टॉपिक्स को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन का टॉपिक है, यहाँ पर स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक है, मीडियन का टॉपिक है एंड कोरिलेशन का टॉपिक है, ठीक है। तो पेपर में भी आपको इस तरह से मिक्स्ड टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। फाइन। सो यहाँ पर आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी हैं। सो देखो, फर्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ऑरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एंड ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ऑरिजिन से, बट स्केल में अगर चेंज कर दें तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट। नेक्स्ट इज इन अ स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यूज ऑफ मीन, मीडियन एंड मॉड आर इक्वल। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बिकॉज स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं बल्कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन एंड मॉड की वैल्यूज इक्वल रहती हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? इनकरेक्ट। थर्ड इज मीडियन कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बिकॉज मीडियन नहीं बल्कि मॉड को हम ग्राफिकली लोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, ठीक है। एंड लास्ट इज कोरिलेशन कॉफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बिकॉज ये कोरिलेशन की प्रॉपर्टी है कोरिलेशन कॉफिशिएंट की कि वो रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स का ज्योमेट्रिक मीन होता है। सो यहाँ पर हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट डी। तो आपको ये ध्यान से देखना है कि आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, करेक्ट स्टेटमेंट या फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है एंड वो है ए एंड डी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2 हियर, ओनली ए एंड डी। फाइन। क्वेश्चन नंबर 18, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। तो आपको फिर करेक्ट ऑप्शन यहाँ से चूज करना है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है? ट्रांजैक्शन रिस्क रिलेट्स टू कंपनीज फ्यूचर रेवेन्यूज एंड कॉस्ट। स्टेटमेंट 2 इज ट्रांसलेशन रिस्क रिलेट्स टू असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ बैलेंस शीट डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसीज। सो गाइज, ये जो टॉपिक है ये आपका टॉपिक है एक्सचेंज रेट रिस्क, ठीक है। एक्सचेंज रेट रिस्क काफ़ी सारे टाइप्स का होता है, तो उसके टाइप्स के ऊपर ही ये क्वेश्चन है और ये टॉपिक आपका है बिजनेस फाइनेंस यूनिट से, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 कह रहे हैं कि ट्रांजैक्शन रिस्क जो होता है वो कंपनी के फ्यूचर रेवेन्यूज एंड कॉस्ट से रिलेटेड होता है। सो गाइज, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बिकॉज ट्रांजैक्शन रिस्क नहीं बल्कि
इकोनॉमिक रिस्क होता है जो कंपनी के फ्यूचर रेवेन्यूज़ और कॉस्ट से रिलेटेड होता है। ट्रांजैक्शन रिस्क तो तब अराइज होता है जब कंपनी की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जब वो फॉरेन करेंसीज में होती हैं तब वो ट्रांजैक्शन रिस्क अराइज होता है। बट इकोनॉमिक रिस्क या फिर ऑपरेटिंग रिस्क इसको भी कहते हैं, वो जो रिस्क होता है वो कंपनी के फ्यूचर रेवेन्यूज एंड कॉस्ट से रिलेटेड होता है। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 इज translation risk relates to assets and liabilities of a balance sheet denominated in foreign currencies. So this statement is correct because translation risk तब arise होता है जब कंपनी की बैलेंस शीट में assets and liabilities जो है वो फॉरेन करेंसीज के अंदर उनकी वैल्यू लिखी जा रही हो। तो जब एक्सचेंज रेट में चेंज आता है तो वहाँ पर कंपनी की बैलेंस शीट की पोजीशन भी चेंज हो जाती है, तो वो रिस्क हम जो अराइज होता है उस रिस्क को बोलते हैं ट्रांसलेशन रिस्क। सो ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट। So statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. So correct option here is option number 2. Fine. Next question is, which of the following is not a characteristic of indifference curve? So guys ये topic indifference curve का है and ये topic आपका business economics unit से है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है indifference curve का टॉपिक एंड उसमें भी उसकी characteristics या फिर properties काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उस टॉपिक से ये क्वेश्चन है, आपको पूछा गया है यहाँ पर कि इंडिफरेंस कर्व की इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, नॉट। फर्स्ट इज आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, सेकंड आईसीज कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, थर्ड द स्लोप ऑफ आईसी टेंड्स टू डिमिनिश एज वी मूव डाउन द कर्व, एंड फोर्थ इज इन एन इंडिफरेंस मैप हायर आईसी इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सो आईसी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है बिकॉज आईसी की शेप कॉन्वेक्स होती है टू द ओरिजिन। सेकेंड स्टेटमेंट कि आईसीज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बिकॉज आईसीज डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, थर्ड भी करेक्ट स्टेटमेंट है कि आईसी का स्लोप जो है वो डिक्रीज करता रहता है, एंड फोर्थ भी करेक्ट है कि इंडिफरेंस मैप में जितना ज़्यादा हायर आईसी होगा उतना ज़्यादा उसका सेटिस्फैक्शन होगा। मीन्स अगर इंडिफरेंस मैप में जो हायर आईसी होगा ना, ये वाला, ये ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा एज कम्पेयर टू द लोअर आईसीज। ठीक है, तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? 2, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2 हियर। फाइन। सो द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट एसडीआरस। तो गाइज ये टॉपिक आपका एसडीआरस के ऊपर है एंड एसडीआरस का टॉपिक जो है ये आपका आईएमएफ के अंदर यूज़ होता है, एंड आईएमएफ का जो टॉपिक है ये आपके किस यूनिट से है? बिजनेस एनवायरनमेंट यूनिट से, दैट इज यूनिट 1। फाइन। सो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है रिलेटेड टू एसडीआर एंड आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट इज एसडीआर इज अ स्कीम क्रिएटेड बाय आईएमएफ फॉर इंक्रीजिंग इंटरनेशनल लिक्विडिटी। सेकेंड, दीज वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1969. Third, the value of a SDR is reviewed by IMF every 10 years. And fourth is the value of a SDR is based on a basket of 4 key international currencies. So आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सो फर्स्ट इज SDR इज अ स्कीम क्रिएटेड बाय IMF फॉर इंक्रीजिंग इंटरनेशनल लिक्विडिटी। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है बिकॉज IMF ने ये स्कीम क्रिएट की है ताकि इंटरनेशनल लिक्विडिटी को इंक्रीज़ किया जा सके, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना है वो कंट्रीज़ ईजिली कर सके। ठीक है, सेकेंड, दीज वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1969। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि 1969 में स्कीम इंट्रोड्यूस करी थी IMF ने। थर्ड इज वैल्यू ऑफ SDR इज रिव्यूड बाय IMF एवरी 10 ईयर्स। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है गाइज बिकॉज यहाँ पर जो टाइम है वो 10 ईयर्स का नहीं है बल्कि 5 ईयर्स का है। तो एवरी 5 ईयर्स SDRs की वैल्यू जो है IMF रिव्यू करता है। एंड लास्ट इज वैल्यू ऑफ SDR इज बेस्ड ऑन अ बास्केट ऑफ 4 की इंटरनेशनल करेंसीज। तो यहाँ पर जो करेंसीज की बात हो रही है वो 4 नहीं बल्कि 5 करेंसीज के ऊपर SDR की वैल्यू बेस्ड है। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है? इनकरेक्ट। सो हमें कौन सी स्टेटमेंट बतानी है? करेक्ट स्टेटमेंट्स, एंड वो कौन सी है? A एंड B। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ओनली A एंड B। फाइन। सो गाइज ये थे आपके नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस इस 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ सीरीज़ में। आई होप आपको क्वेश्चंस यूजफुल लगे होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फर्दर 10 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच।